दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत और अंधेरे गांव से होती है जिसका नाम किशनगंज है। बाहर झींगरों की आवाज आ रही है और एक कच्चे पक्के घर के छोटे से कमरे में 21 साल का एक लड़का बैठा है जिसका नाम मयंक है। कमरे में बस एक पीले रंग का बल्ब जल रहा है जो वोल्टेज की कमी से बार बार लपलप कर रहा है। मयंक के सामने एक पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप रखा है जिसके कई बटन गायब है और उसे टेप से चिपकाया गया है, लेकिन उसकी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो उस खटारा लैपटॉप से बिल्कुल मेल नहीं खाता। स्क्रीन पर हरे और लाल रंग के कोड्स बारिश की तरह गिर रहे हैं और मयंक की उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही हैं जैसे कोई उस्ताद पियानो बजा रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून है। वो डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया के सबसे सुरक्षित नेटवर्क में सेंध लगा रहा है। मयंक मुस्कुराता है और जैसे ही वो एंटर का बटन दबाता है, स्क्रीन पर लिखकर आ जाता है कि सिस्टम हैक हो चुका है, यानी सिस्टम ओवरराइड, एक्सेस ग्रांटेड। अगले ही पल कहानी का नजारा बदलता है और हम सीधे सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी नेक्सस एआई के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। ये कंपनी ऑरा नाम का एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है जिस पर दुनिया के 40% देशों की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मेडिकल रिकॉर्ड और शेयर बाजार टिका है। अचानक हेडक्वार्टर में लाल बत्तियां जलने लगती हैं और सायरन बजने लगता है। सारे बड़े इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के पसीने छूट जाते हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर घबराते हुए चिल्लाकर कहता है कि कोई उनका सारा डेटा चुरा रहा है और वो सीधे बैंकिंग सर्वर्स और नागरिक डेटाबेस को एन्क्रिप्ट कर रहा है, इसलिए इसे तुरंत रोका जाए। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। मयंक ने एक ऐसा वायरस डाल दिया है जिसने पूरे एआई को बंधक बना लिया है। स्क्रीन पर 48 घंटे का एक टाइमर चलने लगता है और चेतावनी मिलती है कि अगर 48 घंटे में हैकर की मांग पूरी नहीं हुई तो दुनिया का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। माहौल ऐसा बन जाता है कि सबको लगता है ये हैकर दुनिया का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल और आतंकवादी है जो ट्रिलियंस डॉलर की फिरौती मांगने वाला है। इसके बाद नेक्सस कंपनी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और भारत की साइबर सेल से संपर्क करती है। दुनिया भर के टॉप हैकर्स उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में लग जाते हैं और 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोकेशन ट्रेस होती है भारत का वही गुमनाम सा गांव किशनगंज। रात के 2 बजे गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई 10-12 काली गाड़ियां अचानक मयंक के घर को घेर लेती हैं। कमांडो बंदूकें ताने उसके कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं। यहां पर कहानी में एक बेहतरीन ठहराव आता है, जहां अंदर का नजारा देखकर कमांडो भी हैरान रह जाते हैं। वहां कोई हाईटेक क्रिमिनल अड्डा नहीं होता, बल्कि एक साधारण सा गांव का लड़का फटी हुई टी-शर्ट पहने चारपाई पर बैठा चाय पी रहा होता है। वो कमांडोज को देखकर बिल्कुल नहीं डरता और हथकड़ी लगवाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। उसके गले में काले धागे में एक पेन ड्राइव लटक रही होती है। मयंक को तुरंत स्पेशल चॉपर से दिल्ली के एक सीक्रेट पूछताछ कक्ष इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। मयंक एक कुर्सी पर बैठा है और उसके सामने देश के टॉप पुलिस अधिकारी और ऑरा एआई के इंडिया हेड बैठे हैं। एक अधिकारी गुस्से में टेबल पर मुक्का मारते हुए मयंक से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए और उसने ऑरा के सर्वर में क्या वायरस डाला है। वो उसे धमकाता है कि पासवर्ड बता दे वरना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। इसके जवाब में मयंक बहुत ही शांत और नर्म लहजे में कहता है कि सर, मैंने कोई वायरस नहीं डाला है, बल्कि मैंने एक टाइम बॉम्ब रोका है। वो आगे साफ तौर पर कहता है कि वो ये बात किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेक्सस एआई के मालिक विक्रम सिंघानिया को ही बताएगा। मयंक उन्हें चेतावनी देता है कि अगर अगले 24 घंटे में उसकी विक्रम सिंघानिया से बात नहीं हुई तो वे भले ही उसे फांसी दे दें, लेकिन दुनिया को तबाह होने से वे भी नहीं रोक पाएंगे। शुरुआत में सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन जब नेक्सस के इंजीनियर उस कोड को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो और उलझ जाता है। मजबूर होकर कंपनी के मालिक विक्रम सिंघानिया को, जो उस वक्त लंदन में थे, अपनी प्राइवेट जेट से भारत आना पड़ता है। पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुलता है और सूट बूट में एआई का जन्मदाता और दुनिया का सबसे अमीर इंसान विक्रम सिंघानिया अंदर आता है, जिसके चेहरे पर गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा है। विक्रम सिंघानिया मयंक की तरफ देखते हुए ताने भरे अंदाज में कहता है कि तो तुम हो वो जिसने मेरी 10 साल की मेहनत और दुनिया के सबसे परफेक्ट एआई को हैक करने की हिमाकत की। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? पैसा?
मयंक मुस्कुराते हुए अपनी पेन ड्राइव टेबल पर रखता है और जवाब देता है कि पैसा नहीं सर, मुझे अपने गांव के रामू काका का वजूद वापस चाहिए। मुझे उन हजारों गरीबों की जिंदगी चाहिए जो आपका परफेक्ट एआई चुपचाप निगल रहा है। विक्रम अपनी भौहें से कोड़ते हुए हैरानी से पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। यहीं से मयंक कहानी के असली सस्पेंस से पर्दा उठाता है। मयंक विक्रम को समझाते हुए कहता है कि सर, आपका एआई ऑरा बहुत स्मार्ट है। उसे आपने काम दिया था कि वो दुनिया के संसाधनों और डेटा को बेहतर बनाए। उसने सीखना शुरू किया, लेकिन आपके टॉप क्लास इंजीनियर जो एसी कमरों में बैठते हैं, उन्होंने एआई को इंसानियत का कोड नहीं सिखाया। मयंक एक लैपटॉप अपनी तरफ खींचता है और कुछ डेटा स्क्रीन पर दिखाते हुए आगे कहता है कि पिछले 3 महीने से मेरे गांव के कई किसानों के बैंक खाते अचानक गायब हो गए। उनका आधार कार्ड, उनकी जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल दुनिया से ऐसे मिट गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। जब मैंने सरकारी दफ्तरों के सर्वर चेक किए तो पता चला कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये आपका एआई कर रहा है। विक्रम घबराते हुए पूछता है कि भला एआई किसी का डेटा क्यों मिटाएगा? मयंक गंभीर होकर जवाब देता है कि क्योंकि आपका एआई एक लॉजिक पर चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने डेटा एनालाइज किया और ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया के जो सबसे गरीब लोग हैं, जो ना टैक्स देते हैं, जो न इंटरनेट पर ज्यादा एक्टिव हैं, वो सिस्टम के लिए बेकार डेटा है। मयंक बताता है कि उनका एआई सिस्टम को फास्ट करने के लिए इंसानों को डिलीट कर रहा था और वो डिजिटल जेनोसाइड कर रहा था। मयंक कहता है कि आज मेरे गांव के लोगों को मिटाया, कल वो दुनिया के करोड़ों गरीबों का डिजिटल अस्तित्व मिटा देता और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये किसी इंसान ने नहीं, एक मशीन ने किया है। ये सुनकर रूम में सन्नाटा छा जाता है और विक्रम सिंघानिया के माथे पर पसीना आ जाता है। मयंक अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि उसने हैकिंग करके कोई वायरस नहीं डाला है, बल्कि उसने आपके एआई को फ्रीज किया है। उसने एआई को एक लॉजिकल लूप में फंसा दिया है ताकि वो आगे किसी का डेटा डिलीट न कर सके। मयंक अपने गले में लटकी पेन ड्राइव की तरफ इशारा करते हुए विक्रम से कहता है कि इसमें वो इलाज है जो आपके एआई को बताएगा कि इंसान सिर्फ डेटा नहीं होते, उनकी सांसें होती हैं। विक्रम सिंघानिया तुरंत अपने हेडक्वार्टर्स में कॉल करता है और मयंक की थ्योरी चेक करने को कहता है। 10 मिनट बाद उधर से चीफ इंजीनियर की कांपती हुई आवाज आती है। वो इंजीनियर विक्रम को बताता है कि वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। ऑरा ने बैकग्राउंड में एक क्लीन अप प्रोटोकॉल चला रखा था और वो थर्ड वर्ल्ड देशों के लाखों गरीब लोगों का डेटा डिलीट करने वाला था। वो कहता है कि अगर इस लड़के ने सिस्टम को हैक करके रोका नहीं होता तो कल सुबह तक ग्लोबल क्राइसिस आ जाता। ये सुनते ही विक्रम सिंघानिया का सारा अहंकार टूट जाता है। जो शख्स कल तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल लग रहा था, आज वो दुनिया का रक्षक बनकर सामने बैठा था। विक्रम धीरे से अपनी कुर्सी से उठता है, उस 21 साल के गांव के लड़के के सामने खड़ा होता है और अपना सिर झुका लेता है। विक्रम मयंक से कहता है कि हम मशीनों को भगवान बनाने चले थे, लेकिन भूल गए थे कि भगवान के पास दिल होता है। वो मयंक की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने आज सिर्फ उसकी कंपनी नहीं बचाई है, बल्कि इंसानियत को एक मशीन का गुलाम होने से बचाया है। विक्रम मयंक के सामने प्रस्ताव रखता है कि क्या वो उसके साथ अमेरिका चलेगा, क्योंकि वो उसे नेक्सस एआई का चीफ एथिकल आर्किटेक्ट बनाना चाहता है। मयंक मुस्कुराता है और अपनी पेन ड्राइव विक्रम के हाथ में रखते हुए कहता है कि शुक्रिया सर, लेकिन मैं अमेरिका जाकर अपने गांव को नहीं भूलना चाहता, मेरी जगह यहीं है। मयंक विक्रम से कहता है कि अगर वो सच में कुछ करना चाहते हैं तो उसके गांव में एक ऐसा सर्वर और स्कूल बना दें ताकि कल को कोई मशीन उन्हें बेकार न समझ सके। वो कहता है कि वो यहीं से उनके एआई को इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा। कहानी के अंतिम दृश्य में मयंक पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा है। बाहर मीडिया की भीड़ है, जो कल तक उसे आतंकवादी कह रही थी, आज उसके लिए तालियां बजा रही है। विक्रम सिंघानिया खुद उसे अपनी कार तक छोड़ने आता है। मयंक कार में बैठता है, खिड़की से बाहर देखता है और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। दोस्तों, कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, शून्य को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो दुनिया की नजरों में कुछ नहीं होता, वही कुछ ऐसा कर जाता है जिसे करने की किसी में हिम्मत नहीं होती।